को सबसे पहले बता दें कि परीक्षा देने जाइएगा हिंदी में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सबसे पहले गद्यांश पूछा जाएगा। क्लियर? और गद्यांश जो होगा वह 4 गद्यांश पूछा जाएगा। 4 गद्यांश में से मात्र 2 को गद्यांश बनाना है आपको, यानी कि 2 को गद्यांश बना देबो तो तारा 20 नंबर मिल जाए। एगो गद्यांश जोन बाटे वो 10 नंबर के रही और एक और ही गद्यांश 10 नंबर के रही, यानी कि 4 को गद्यांश में से 2 को गद्यांश बनाओ बाटे, और जकरा जौना माध्यम से 2 बनैबा यानी कि ओकरा के जब सॉल्व कर देबा तो तारा 20 नंबर मिल जाए। और एक एक आज के वीडियो में काफी छोटा सा वीडियो हुई, ज्यादा लंबा भी हम ना करे के कोशिश करब ताकि कि समय काफी कम बटे, और ये वीडियो से तारा 20 नंबर कंफर्म हो जाए एग्जाम में। आइए बताते हैं। तो 4 गद्यांश पूछा जाएगा जिसमें से आपको 2 गद्यांश बनाना है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। आपको मिलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब यह है कि एगो प्रश्न में 2 को गद्यांश रहेगा, फिर एगो प्रश्न में 2 को गद्यांश, यानी कि 4 को गद्यांश हो गई, और 4 को गद्यांश में से दोनों में से हमने के का करे के बाटे एक को गद्यांश के बना दे बाटे, यानी कि पहला गद्यांश ये है। और बोलेगा कि गद्यांश को पढ़िए और तब जवाब दीजिए। हम कहेंगे आप ऐसा गलती भूल करके मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो आपसे आंसर नहीं बन पाएगा। आप पढ़ते रह जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा और 20 नंबर में ही आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। आपको करना कुछ यूं है कि आपको गद्यांश को यह ध्यान ही नहीं देना है कि गद्यांश आपको क्या लिखा गया है, उसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप इसके प्रश्न पे चलिए, इसका प्रश्न क्या कह रहा है, और आपको हम बता दें सबसे पहले। आइए पहले आपको ये सारी चीजें समझाते हैं, फिर एक बहुत ही अनोखी अनाउंसमेंट हमने कर दिया है आपके लिए, वो भी बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देश की स्वतंत्र होने पर क्या किया गया। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है कि देश के स्वतंत्र होने पर क्या किया गया। इसका आंसर आपको क्या करना है, आपको अब गद्यांश में जाना है और ऊपर आपको गद्यांश को ध्यान से देखना है। आप देखिएगा तो सबसे पहले लाइन में देखिए लिखा गया होगा कि देश के स्वतंत्र होने पर शासन की ओर से अनेक जन कल्याणी योजनाओं का श्री गणेश किया गया है। बस इतना आंसर बन गया। आप गद्यांश पढ़े भी नहीं और ऑटोमेटिक आप आंसर निकाल दिए। पहले क्वेश्चन का जवाब पहले वाले लाइन में होगा और दूसरे क्वेश्चन का जवाब इसके दूसरे वाले लाइन में होगा। अब आपको यहां तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर आ गया। हाँ सर, 2 नंबर, बिल्कुल बाबू, 2 नंबर आपके एग्जाम में आ गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि शासन तंत्र में किस चीज का अभाव है। अब आपको क्या करना है, अब गद्यांश में जाना है और बस इतना खोजना है कि कहां पे शासन तंत्र लिखा गया है। आइए गद्यांश को देखते हैं और गद्यांश को हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है यहां पे शासन तंत्र। अब इसमें से खोजिए कि शासन तंत्र जो है वह कहां पे लिखा गया है। तो अगर शासन तंत्र देखेंगे तो यहां लिखा गया है, और इसके अब थोड़ी सी आगे पढ़िए। लिखा गया है कि फिर भी इस बात का अनुभव किया जा रहा है कि शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता पर अभाव है। तत्परता का अभाव है। बस आप कार्य तत्परता लिख दीजिएगा, 2 नंबर आ गया। बस आपका गद्यांश इसका भी आंसर बन गया। देखिए आपको बस इतना लिख देना है। देखिए यहां पे आंसर भी है, शासन तंत्र में पूरी कार्य तत्परता का अभाव है। और दूसरा हमने बताया कि देश की स्वतंत्र होने के बाद अनेक जन कल्याणी योजनाओं का श्री गणेश किया गया। ये हम कहीं से लिखे नहीं है, गद्यांश में दिया गया था, वही बस आंसर आते जा रहा है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आसानी से आप गद्यांश को बना दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए और देखिए उसका आंसर क्या निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रगति में मुख्य बाधा क्या है। देश की प्रगति में मुख्य बाधा क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे उस गद्यांश में कि देश की प्रगति में मुख्य बाधा की बात कहां की गई है। तो ध्यान से यहां पे अगर हम देखें तो देखिएगा यहां पे लिखा गया है, यहां पे देखिए बाधा की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमको दिखाई दिया था, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। देखिए बाधक बना है ना, बस इतना बात लेना और इसके आगे थोड़ी सी पढ़नी है। लिखा गया है कभी कभी, या इसके ऊपर से पढ़िए थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसके पीछे कर्मचारियों का यह दुराग्रह रहता है कि कम काम करे, कभी कभी भ्रष्टाचार भी प्रगति के पथ में बाधक बन जाता है। बस हो गया, यही आपको आंसर लिख देना है कि कर्मचारियों का जो दुराग्रह होता है उसी के कारण होता है। तो बस इसको इतना छोटी सी बात आपको लिख देनी है। जैसे कि देखिए यहां पे आंसर में लिखा गया है कि कर्मचारियों का दुराग्रह और भ्रष्टाचार देश की प्रगति में बाधक है। बस इतना सिंपल है, काफी आसान है। ये सोच रहे होंगे कि सर तरीका जो आप बता रहे हैं बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन ईगो से आपको यह क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम 4 को गद्यांश आज बताएंगे और आपके एग्जाम में भी 4 को गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 2 को गद्यांश बना कर आना है।
और 20 नंबर आपके एग्जाम में यूं आ जाएगा, यूं गारंटी है मेरी। चलिए अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमने 3 नंबर तक क्वेश्चन बना लिया, यानी कि 6 को नंबर तो आसानी से आ गया, 6 नंबर तो कहीं नहीं गया, 6 नंबर तो आप देखते देखते बना दिए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज सबसे पहले बता दें कि 10 फरवरी के दिन आपका एक फाइनल टेस्ट हम लेंगे, पूरे सब्जेक्ट का होगा। जिस तरीके से बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा है उसी प्रकार से हम आपका एग्जाम लेंगे और उस एग्जाम में जो बच्चे टॉप करेंगे, 100 बच्चे टॉप करेंगे और 100 बच्चों से हम इंटरव्यू लेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और उसमें से 10 टॉपर को चुनेंगे। वैसे तो 100 टॉपर को इनाम हम देंगे और 10 टॉपर जो टॉप 10 करेंगे उनके लिए एक अनोखा इनाम होगा। वो लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, घड़ी हो सकता है, या बहुत सारा चीज आपके लिए हो सकता है। इसको करना कुछ यूं है कि आपको हमारा जो नंबर है 980161 1913, आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है। ये मेरा एक टीम रिसीव करेगी इस कॉल को, हम रिसीव नहीं करेंगे। काफी बच्चे बोल रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि सर मंटू सर से बात करना है, तो देखिए अब हमसे बात थोड़ी सी नहीं हो पाएगी। जो भी टीम कॉल रिसीव करेगा आपको क्या करना, उनसे बात कर लेनी है, या फिर आप धुरीना ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और धुरीना ऐप पे हमने क्या किया है, उसको हमने लगा दिया है। मात्र आप जो है 249 रुपए लगाएंगे और आपको 10 फरवरी के दिन आपका जो है टेस्ट हो जाएगा फाइनल। और वह जो टेस्ट होगा ना उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ये सब कुछ पीडीएफ भी देंगे। यानी कि पीडीएफ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एक टेस्ट होगी और टेस्ट जो आप देंगे उसमें आपको इनाम भी दिया जाएगा। और यह आपका वही टेस्ट होगा जो फाइनल एग्जाम की तरह ही होगा, यानी कि 4 दिन पहले ही आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, धुरीना ऐप पे जाएं, मेरा कोर्स को वहां पे आप ज्वाइन कर ले, वहां पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीडीएफ वगैरह सब चीज मिल जाएगा। और आप लोग उन टीम से भी बात कर सकते हैं, टीम बैठी हुई है, आपको बात कर लेगी और आपको समझा देगी। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि शासकीय कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। अब देखिए शासकीय कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको 4था नंबर है। अब इसको क्या करना है, अब थोड़ी सी चेक करना है कि शासकीय कर्मचारी जो है वो कहां पे लिखा गया है। अब यहां से अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इसको, अब ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए शासकीय कर्मचारी यहां पे ढूंढिए, केवल इतना शब्द ढूंढना है और कहीं नहीं जाना है, बस इसमें शासकीय कर्मचारी, देखिए यहां पे लिखा गया है शासकीय कर्मचारी ही कभी कभी सरकार की खुली आलोचना करते हैं, राष्ट्र की कमियों के प्रगति उनका ही उत्तरदायित्व है, इसे वे जैसे भूल जाते हैं। हमारा अनुरोध है कि उन्हें शासन की आलोचना न करके जनमत को सरकार के अनुकूलन बनाना चाहिए। बस यही बात आपको एक आसान शब्दों में लिख देना है, यही बात को आपको लिख देना है जैसे कि यहां पे लिखा गया है कि शासकीय कर्मचारियों को शासन सूत्र चलाने में पूर्ण सहयोगिता योगदान देना चाहिए, अतिरिक्त समय में पिछली फाइलों को शीघ्रता से निपटा देना चाहिए। बस इतना सारी चीजें अगर आप लिख देंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा या आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि आपात स्थिति का क्या लाभ हुआ है। आपात स्थिति, तो बस आपको ये शब्द ढूंढना है, आपको इस गद्यांश में आपात स्थिति कहां दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो देखिए आपात स्थिति यहां दिया गया है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसी से आपका आंसर का पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिएगा फिर गद्यांश भूल जाइएगा और आंसर ढूंढते रहिएगा, 4 दिन लग जाएगा फिर भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन आपको एक यूनिक वर्ड ढूंढना है उसमें, जैसे हमने कहा आपात स्थिति, तो इस पूरे गद्यांश से बस आप इतना शब्द छांटिए कि आपात स्थिति कहां दिया गया है और जहां पे भी आपात स्थिति बाबू देले बाटे बस ओकरा के या तो आगे वाला लाइन आना तो पीछे वाला लाइन, ये 2 लाइन के पढ़ ले बाटे वही जी आंसर निकल करके चला आई। जैसे कि इसके हम सबसे आगे से पढ़ेंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा। जैसे है, अब यहां से पढ़ देते हैं, ये अनुकलन बनना है, किंतु यह बात नहीं है कि उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया ही ना हो। जब से देश में आपात स्थिति घोषणा की गई तब से वे इस दिशा में जागरूक हो गए हैं। बस इतनी बात को आपको क्या कर लेना है, आपको इसका आंसर लिख देना है तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब देश में आपात की स्थिति की घोषणा की गई तो शासकीय कर्मचारी सरकार के अनुकूल कार्य करने के लिए जागरूक हो गए। बस हो गया आंसर आपका। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं और आपको ध्यान देना है तो आपका सब कुछ बन जाएगा। अगर एक गद्यांश से क्लियर नहीं हुआ है, 4 गद्यांश बताएंगे तो बाबू चारों गद्यांश, दूसरा गद्यांश आगे बटे और दूसरा गद्यांश के भी हम क्या कहा कि इस गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो बाबू जब हमने के क्वेश्चन के पढ़े के बाटे
तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मैक्स मूलर का जन्म कहां और कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब हम बोलनी है सबसे पहले ही कि सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले वाला लाइन में ही मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब और कहां हुआ था। तो देखो सबसे पहले लाइन में क्या लिखा गया है कि विश्व विख्यात मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। बस हो गया, आंसर निकल के चला आया, है ना अद्भुत। तो ये देखिए 20 नंबर आपका कंफर्म आपके एग्जाम में, ये दो, बस इतना बात आप लिख दीजिए, आपका 2 नंबर आपके एग्जाम में आ गया। देखो इसका आंसर क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है कि मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया, खत्म हो गया, 2 नंबर आ गया। अब दूसरा गद्यांश, अब इस गद्यांश का दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न है कि वे कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि आपको आंसर पढ़ना है। आंसर पढ़िए, यानी कि सबसे पहले गद्यांश पढ़ना नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और फिर गद्यांश को पढ़ना है। कह रहे कि वे कितने वर्ष के रहे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो पहले वाला क्वेश्चन का जवाब पहले वाला लाइन में ही मिल जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब हो सकता है दूसरे या तीसरे या चौथा लाइन में मिल सकता है। आइए चेक करते हैं कि किस लाइन में मिल रहा है। तो वे कितने वर्ष के थे, बस इतना ढूंढना है, उनकी वर्ष या आयु ढूंढनी है। तो देखिए यहां पे लिखा गया, देखिए दूसरे लाइन में लिखा गया है कि जब वे 4 वर्ष के हुए उनके पिता विलेम मूलर की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और यानी कि काफी ज्यादा दयनीय हो गई। बस यही तो बात पूछ रहा था, तो आप लिख दीजिए यहां पे इसका आंसर हो जाएगा कि वे 4 वर्ष के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। आपके दूसरा वाला क्वेश्चन का जवाब दूसरे वाले लाइन में। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिता के मरने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसे हो गई थी। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का जवाब या तो तीसरा, चौथा या 5वां लाइन में हो सकता है। तो आइए हम चेक करते हैं, उस गद्यांश को देखते हैं और क्या कह रहा है। तो पिता के मरने के बाद उनकी घर की यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे तीसरा लाइन में लिख दिया गया कि पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है वो स्थिति बहुत ही बड़ी दयनीय हो गई थी। बस आपका आंसर हो गया, 2 नंबर और बन गया आपके एग्जाम में। तो देखो इस तरीके से गद्यांश को बनाना है और ये मत कहिए कि सर आप जो है अपने मन से लिख करके लाए हैं और आप हमको भूलियाने के लिए बता रहे हैं। तब बाबू ऐसा चीज नहीं है, आप दुनिया का कोई भी गद्यांश उठाओ और देखो कि मैं जो बता रहा हूं क्या उसी प्रकार से आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा। आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो ना तुम लोग, तो क्वेश्चन पेपर उठाओ या मॉडल पेपर पढ़ते हो, मॉडल पेपर उठाओ और देखो उसमें जो आंसर दिया गया है और जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर इसका आंसर हो जाएगा। क्या वह तरीका उसमें लागू हो रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल लागू होगा। 1-2 शब्द इधर उधर हो सकता है, वो तो आपके दिमाग की बात है। या तो आप 1-2 शब्द को इधर उधर करके आप लिख सकते हैं एक अच्छा रूप में। जैसे होता है ना कि कोई टीचर होते हैं किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत ही विस्तार और अच्छे सुंदर ढंग से देते हैं, और कोई टीचर या कोई भी स्टूडेंट होता है किसी प्रश्न का उत्तर उतना अच्छा ढंग से नहीं होता है लेकिन आपका आंसर सही होता है जरूर, ठीक ना, भले वो अच्छा ढंग से ना हो। जैसे कपड़े पहनने की बात करें तो कोई लोग जो होते हैं कपड़े बहुत ही अच्छे ढंग से पहनते हैं, लेकिन कोई लोग है जो है वो कपड़े पहनते तो लेकिन उतना अच्छा ढंग से नहीं, लेकिन फिर भी वो पहनते तो जरूर है। तो ऐसा चीज नहीं है कि आप बना रहे हैं तो एकदम एक ही सबका, देखिए सबको एक जैसा तो नहीं होता ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उससे मतलब नहीं आंसर आपका सेम टू सेम होगा, उसको दिक्कत नहीं, उसका नंबर आपको जरूर दिया जाएगा। कोई नहीं काट सकता है, किसी की इतनी औकात नहीं कि जो आप लिख देंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं छाट करके वो आपका नंबर काट दे। हो सकता है आप इधर उधर कोई शब्द कर सके लेकिन गलती तो नहीं हो सकती है गद्यांश में। अगला देखिए इसमें का क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा तक तो हम लोग बना दिए। चौथा क्वेश्चन है कि उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति में शिक्षा दिशा बाधित नहीं हुई। अब देखिए ये आंसर हमने पढ़ दिया बाबू। चलिए क्वेश्चन यहां पे है ना, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा दिशा पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहां से तो नहीं, हम लोग गद्यांश में देखेंगे, ठीक है कि गद्यांश में क्या लिखा गया है। तो देखिए उनकी, अब देखिए ध्यान से, उनकी शिक्षा दीक्षा, बस इतना शब्द ढूंढो कि शिक्षा दीक्षा कहां लिखा गया है। देखो यहां पे लिखा गया शिक्षा दीक्षा। हमने आपको क्या बोला, इसके एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, 2 लाइन बस पढ़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो इसका कह रहा है कि पिता की मृत्यु होने के बाद उनके घर की स्थिति काफी बिगड़ गई थी, बावजूद इसके उनकी शिक्षा दिशा बाधित नहीं हुई। बस हो गया, इसके शिक्षा दिशा पे क्या प्रभाव हुआ, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वह काफी अच्छे प्रकार से हो पाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। बस यही चीज तो है, उनकी दैनिक आर्थिक स्थिति से शिक्षा दिशा बाधित नहीं हुई। बस आपका 2 नंबर मिल गया फिर से। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या कहा। बस
अब इतना ढूंढना है कि स्वामी विवेकानंद उस गद्यांश में कहां लिखा गया है। आइए देखते हैं, उस गद्यांश को देखते हैं। हम कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे, बस गद्यांश को देखेंगे। अब ढूंढिए स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, देखो यहां पे लिखा गया है स्वामी विवेकानंद। इसके या तो आगे या तो पीछे लाइन पढ़िए। तो स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने वेदांतियों का वेदांती कहा है, बस आंसर बन गया। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती कहा है। बस आपका मेरे शेर मेरे बाबू देखो यहां पे आंसर हो गया कि स्वामी विवेकानंद उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है, बस बन गया। तो 10 नंबर आपका इधर से आ जाएगा आसानी तरीके से, और एक और गद्यांश पूछा जाएगा और उससे भी आपका 10 नंबर फिर आ जाएगा। यानी कि 20 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो गया मात्र एगो क्लास से। और यही लिए तो हमें अंतिम घड़ी के लिए, अंतिम समय के लिए जाना जाता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं कर रहे हो तो ये गलती कर रहे हो। एक बार चेक करो कि सच में सब्सक्राइब चैनल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि परीक्षा के दिन भी एक ऐसा अद्भुत आपको हम चीज दे देते हैं जिससे आप जाकर परीक्षा में यूं धमाल मचा देते हैं। तो उसका मिस ना हो ये बात, और ये सारी चीजें दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करे हुए जुड़े रहो और हर एक वीडियो देखो। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कहा जाएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी एगो प्रश्न बनाई बात तो 2 नंबर मिली। ये तरीका से 5 गो प्रश्न पूछा जाए या 10 नंबर के हो जाए। और ई जोन बाटे एगो तो गद्यांश ही भले एगो और ऊपर रहा, ठीक बा। यानी कि 4 गो गद्यांश पूछा जाए, जिसमें से 2 गो गद्यांश बना दो बा। अब तो हिंदी से डर खत्म हो रहा बा कि ना? अब तो हिंदी से डर खत्म हो रहा है कि सर 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर हम लोग का अब यूं आ जाएगा। अब जाकर के जान में जान आया है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि अब जाकर के जान में जान आया है। 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर खत्म, मात्र 80 नंबर के तैयारी करेगा बटे। फिर एगो ऐसा अद्भुत वीडियो आई जिसमें से 10-20 नंबर फिर घट जाए। वो काली ट्रिक बता दे, वो अंतिम समय में बताओ जाला, ना पहले अगर हम बता दे तो तू पढ़ले छोड़ देब। एक खातिर हम अंतिम समय में बतावे नहीं चीज के जमन की दिक्कत ना होखे। और मैथ में भी अंतिम समय में ही बताए अद्भुत अद्भुत तरीका, जोने के पढ़ करके समझ कर जाके एग्जाम एकदम धमाल कर दे। यूं तरीका से अब लाइए आंसर। चलिए, तो यहाँ पे फिर गद्यांश पूछा गया। अब हमने क्या बोला कि सर आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना कुछ क्या है? क्या पढ़ना है बाबू? बस तहरा पढ़े के बाटे एकरा प्रश्न के बारे में कि प्रश्न का कहल बाटे। जमन प्रश्न कही ओकरा के हमनी के जवाब में बदल दिया जाए। कैसे? आइए देखते हैं। लेकिन यार इतनी जबरदस्त और बखूबी तरीके से जब हम बता रहे हैं, तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय दीजिए। कितना अच्छा वीडियो लगा जरूर कमेंट करोगे आप लोग, और लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। और एक बात से मैं बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त कि आप लोग मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा जो क्लास है, इस सभी क्लास को बहुत सारे स्कूल कोचिंग में भी डिजिटल बोर्ड पे हो या ये आपका प्रोजेक्टर हो या मोबाइल फोन में हो, वो बच्चों के सामने प्ले किया जा रहा है टीचर के द्वारा, और बच्चों को दिखाया जा रहा है क्लासरूम में। ये बहुत खुशी हुई हमें, और काफी बच्चे हमें इस चीज को सेंड कर रहे हैं। और जो बच्चे सेंड कर रहे हैं वीडियो बना बना करके, हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी जब भी समय मिलता है हम उसको डाल देते हैं, ताकि आपका मनोबल बढ़े और हमको भी लगे कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं जो अच्छा कर ले आपके लिए, बिल्कुल अच्छा कर रहा है आपके लिए। चलिए, तो क्या करना है इसके, आइए समझते हैं। तो आप लोग को भी अगर ऐसा है तो आप हमारे जाइए, क्या नाम है, उस पर वीडियो सेंड कर दीजिए। अगर आप भी बनाए हैं या कहीं देखे हैं कि मेरा क्लास जो है क्लासरूम में चल रहा है, हम यूट्यूब पे अपना डाल देंगे, ठीक है ना। या आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, पढ़ रहे होते हैं धूप में या झोपड़ी में, कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, कितनी मेहनत से पढ़ रहे होते हैं, आप लोग वीडियो बनाकर हमें सेंड करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपना मनोबल बढ़े, हम अपने चैनल पर उठा के डाल देते हैं। चलो बच्चों का मनोबल बढ़ते रहे, तो हमारे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिएगा वीडियो को। इंस्टाग्राम पे है मंटू सर लिखेगा ना इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वीडियो सेंड कर दीजिएगा। फिलहाल आइए ये सारी चीजें बताते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। कहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दे। अब तो आप सोच रहे हैं वाह सर आप फंस गए, अब आप फंस गए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछ दिया है। अब बताइए शीर्षक क्या होगा? शीर्षक आने का मतलब पहले समझाते हैं क्या होता है। शीर्षक आने का मतलब होता है कि पूरा गद्यांश का एगो आपका इसका नाम देना है कि इसका नाम क्या होगा। कहेंगे सर आप तो फंस गए, अब किसका नाम क्या होगा? जब तक आप पूरा नहीं पढ़िएगा तब तक तो इसका नाम निकल के नहीं आएगा। आप तो बोल रहे थे सर एगो लाइन पढ़िए आंसर आ जाएगा, हम अभी भी बोलेंगे एगो लाइन पढ़िए इसका आंसर आ जाएगा। सर आप सोच में, सर आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल यार सही बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, पर पढ़ो एक लाइन, पहले पढ़ो एक लाइन। शीर्षक ना पूछा है, देखो कैसे यूं चीट क्यों बनाओगे आप। कह रहे कि वन प्राणियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण इसका शिकार और इन्हें विभिन्न उद्देश्य के लिए फंसाना है। अब जो कह रहा है कि वन प्राणियों के ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी, यानी इसका तो शीर्षक यूं मिल गया यार,
इसका मतलब हो गया कि पूरे इस पैराग्राफ में, पूरे इस गद्यांश में बस वन प्राणियों के ह्रास के बारे में ही लिखा गया होगा। बस लिख दो वन्य प्राणियों के ह्रास, इसका शीर्षक हो गया। देखो इसका आंसर यूं भी आया भी होगा, लिखा भी गया होगा इस मॉडल पेपर में। देखो लिखा गया कि वन प्राणियों का ह्रास। अरे वाह सर, गजब की तरीका बता रहा है। बिल्कुल बाबू, और अंतिम समय में जब परीक्षा देवे जाएगी बते, और परीक्षा के बॉर्डर पे आपको जाना है तो डरना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि दो बातें होगी, परीक्षा के बॉर्डर पे जाइएगा, परीक्षा देने जाइएगा तो या तो आप जीतिएगा, नहीं तो आप सीखिएगा। आप हारिएगा नहीं और हम आपको हारने देंगे नहीं, यही दो बात होगी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि वन प्राणियों के ह्रास का प्रमुख कारण। अब लो, कह रहा है कि वन प्राणियों के ह्रास का प्रमुख कारण। तो सर ये दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा तीसरा लाइन में हो सकता है, यही नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न क्या कहते हैं, गद्यांश का शीर्षक पूछा था। इसका मतलब हो गया कि गद्यांश का जब शीर्षक पूछ दिया था तो इसका मतलब शीर्षक तो पूरा आपको गद्यांश का, उसमें से आपको एक निचोड़ निकाल के बताना था उसका नाम, तो उसको तो हटाओ। यानी कि वन प्राणियों के ह्रास, यानी कि ये अब ये इसमें का पहला हो सकता है। तो पहला दूसरा तीसरा ये 3 लाइन पढ़ो। आइए देखते हैं। तो हमको लगता है कि पहले वाले लाइन में इसका आंसर मिल जाना चाहिए। आइए देखो, कह रहे कि वन प्राणियों के ह्रास का प्रमुख कारण इसका शिकार और इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना है। बस हो गया। अरे वाह गजब, बस इतना लिख दो और आपका आंसर बस 2 नंबर यूं ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लिख दिया गया कि वन प्राणियों के ह्रास का एक प्रमुख कारण इनका शिकार करना एवं इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए फंसाना है। पूरा वीडियो को देखे के बटे, अगर आधा अधूरा वीडियो देख के भगबो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और सालों भर से पढ़ाई कर रहा बड़ा एकदम 100 नंबर के और 20 नंबर खाती, 10 नंबर खाती, 5 नंबर खाती, तू 3 महीना 4 महीना पढ़ ले होखबो। और एगो वीडियो से अगर 20 नंबर आ जात होके तो समझ कि वो वीडियो के पहले बारीकी से समझे के पड़ी, हर एक बात के, एको गो बात एने उन्हें नहीं बतावल जा। इस समय के अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में यही से बतावल जा ताकि तू भूल मत जा, ताकि टेंशन दूर रहे आपसे और आप जाए एग्जाम में बस देखे यूं करके चले आए। अब देखो हम आपको जो बता दे रहे हैं ना, अब आप भी, हम 4 को गद्यांश तो बता दे रहे हैं सॉल्व करके, अब 4-5 गद्यांश बस तुम अपने मन से सॉल्व करके उसका आंसर चेक कर लेना, आ जाएगा यूं आपका 20 नंबर आ जाएगा एग्जाम में, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बार रिवीजन जरूर करिए ना। अभी मत करना कि सर वीडियो देख लिए अब तो मजा आ गया, सर आप तो बना ही देंगे। अब अरे यार 1-2 बार प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब तक नहीं करो दिक्कत होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3rd नंबर कह रहा है, 2 नंबर तो 2 को तो क्वेश्चन का आंसर बता दिया हम। 3rd नंबर देखो, वन प्राणियों के दोहन के क्या कारण थे। अब कह रहा है वन प्राणियों के दोहन का कारण। अब इसमें एक शब्द ढूंढो कि ताकि गद्यांश को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो वन प्राणियों के दोहन के कारण, आइए समझते हैं। अब देखो ध्यान से, वन प्राणियों के दोहन की बात कर रहा है, तो बस इसमें देखेंगे हम गद्यांश में कि दोहन कहां लिखा गया है। दोहन कहां लिखा गया, देखो दोहन यहां लिखा गया है। हमने आपको बताया जहां पे भी जो शब्द लिखा गया होगा इसके एगो लाइन ऊपर या चाहे एगो लाइन नीचे, बस उतना ही पढ़ना, उसमें से आंसर निकल जाएगा। तो इसके ऊपर पढ़ेंगे। देखो इसका आर्थिक महत्व होने के कारण इसका दोहन होता है। बस हो गया, बस आंसर आपका हो गया। इतना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा। देखो तो इनका का मतलब क्या होता है, इनका का मतलब वन प्राणी, नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे वन प्राणी के दोहन, अब हम उसमें गद्यांश में लेता है इनके किनका, तो वन प्राणी, तो लिख दो कि वन प्राणी के आर्थिक महत्व होने के कारण इनका दोहन होता है। हो गया, आंसर आ गया। तो अभी मत भागो, एक और ही गद्यांश बताएंगे और तब तक समझ में आएगा। क्योंकि इस गद्यांश में आया तो शीर्षक पूछा था, उसके पहले शीर्षक बताए नहीं थे हम कहाँ मिलता है, तो फिर तो फंस जाते आप भी, कहते कि सर ये कहाँ बताए थे आप। तो वीडियो आधा अधूरा देखोगे, भाग जाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ बता दिए हैं। तो पूरा देखो और हमारा वीडियो तो अंतिम तक देखो। भले ही कहीं देखते हो आधा अधूरा, देखते हो भागते हो, लेकिन हम बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। ये पूरे के साथ कहते हैं, हम गारंटी देते हैं, दावे के साथ कहते हैं। और नहीं विश्वास हो जाओ ना, पिछले 10 ईयर का क्वेश्चन उठाओ और हमें जांच करो, देखो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नहीं आता है। वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कुछ हो, बस मेरा वीडियो देखो, जांच कर लो। हमें यहाँ पे फेंकने का काम नहीं, काम करके दिखाने का काम होता है। और इसीलिए तो बहुत लोग जलते हैं। अरे जलने तो जो जलता है उसको जलाओ, और हम तो कहते हैं उसको जला करके एकदम मतलब उसको स्वाहा कर दो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अभ्यावरण कहाँ है। बस
अब यहां ढूंढो एगो यूनिक शब्द, अव्यावरण, अव्यावरण है, अव्यावरण। अब ढूंढो गद्यांश में। अब देखो यहां पे अव्यावरण कहां लिखा गया है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अव्यावरण ढूंढेंगे तो देखो 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 यहां पे देखो, यहां पे लिखा गया अव्यावरण। बस इसके एगो लाइन नीचे पहले मतलब कि वो पीछे चाहे आगे पढ़ लो। आइए ऊपर पढ़ते हैं। देखो ध्यान से लिखा गया है, बिहार के दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान अभ्यावरण एक अच्छा उदाहरण है। बस हो गया कुशेश्वर स्थान, बस आपका आंसर निकल के चला आया। ना गद्यांश पढ़ने की जरूरत, ना टेंशन लेने की जरूरत। क्वेश्चन पढ़ो, एक शब्द ढूंढो, उसमें से यूनिक आपका निकलेगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे आ गया, चौथे नंबर प्रश्न का जवाब था ना। तो देखो यहां पे आ गया, बिहार के दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान में अभ्यावरण है। बस आपका आंसर हो गया। आगे बात करें, चलो आओ बात करते हैं अगले प्रश्न का और देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछियों के शिकार पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अब प्रतिबंध ढूंढो, प्रतिबंध कहां लिखा गया है, किसमें? तो आप प्रतिबंध ढूंढो गद्यांश में। आओ ढूंढते हैं। तो प्रतिबंध 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 कहां है, कहां है, कहां, ये ढूंढो। तो देखोगे ध्यान से, अगर हम बात करें तो यहां गद्यांश को थोड़ा हम भी अच्छे से देखें यार, किधर है। तुम लोग को दिख रहा है शायद, हमको तो अभी तक नहीं दिखा, लेकिन लिखा जरूर होगा। इसको कहां लिखा है भाई, कहां लिखा है, इसको गायब हो गया का, किधर है? हाँ देखो यहां पे मिल गया। अरे भक्ता ये नीचे है ना, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन था तो नीचे मिलेगा। हम भी बेवकूफी की तरह ऊपर ढूंढ रहे हैं, मिलेगा नीचे है, नीचे ढूंढ रहे ऊपर। बस इसके आगे पीछे ढूंढो। लिखा क्या है कि जिला प्रशासन के सहयोग से यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जब क्वेश्चन पूछ रहा बाटे तो हमने के आंसर प्यार से लिख देवे बाटे, और यही आंसर हो जाए का लिख देवे बाटे कि जिला प्रशासन के सहयोग से यूनेस्को क्लब द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताओ, अब चैनल को सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है ना? कह रहा है कि हाँ सर, अब तो मन कर रहा है कि सर दिल छू गया इस वीडियो ने, आपको जो दे दिए वीडियो। अब आपको दो मन कर रहा होगा, एक वीडियो अपने दोस्तों को बताए और उसको खुशखबरी दे कि एक अद्भुत वीडियो आ गया है, और दूसरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से कोई वीडियो मिले तो जल्दी से आप लोग उस वीडियो को ज्वाइनिंग कर ले और देख ले बढ़िया से। अब चलो ये खत्म हो गया। अब इसमें का 3 गो गद्यांश हम बता दिए। लास्ट वाला गद्यांश मत एक और ही गद्यांश पढ़ लो। 4 गो हमू बताओ था नहीं, या 4 गो एग्जाम में भी पूछल जाए, मैं मात्र 2 गो के बनाओगे बटे, ठीक बा। और हम जो पहले बताऊनी है कि 10 फरवरी के दिन वीडियो, भले ही 10 फरवरी के बाद देखिएगा, ये देख रहे होंगे उसकी बात अलग है, लेकिन 10 फरवरी के दिन हम आपको बता दें एगो फाइनल टेस्ट लिखल जाए हमारा द्वारा। धुरीना ऐप के डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ओई में हमार कोर्स में ज्वाइन हो जा। ओई में उहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स मॉडल पेपर दिहल गइल बा जौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछल जाई, और हम वही में से पूछे 10 फरवरी के दिन में, और वीडियो कॉल बतियाई हम तारा से, यानी कि आपका जो है हम लाइव इंटरव्यू लेंगे 10 फरवरी के दिन। तो ई तो भूले के नहीं खे, 10 फरवरी के दिन एग्जाम हो शाम 7 बजे, कंफर्म कर दिला बनी पूरा बिहार में, बिहार बोर्ड के इतिहास में पहला बार हुई। तो भूले के नहीं खे, 10 फरवरी के दिन आप हमारे नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी लिए, जल्दी कोर्स बाय करें। कोर्स में जरी से आप हो जाए। नंबर मेरा है 98 ध्यान से नंबर लिख लो, 98 ठीक ना, और 19 देखो तो लैपटॉप चार्ज में लगाओ लैपटॉप। 98 क्या हो जाएगा, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये को बच्चा जानकारी ले लेगा ना तो फिर बार बार सब कोई कॉल मत करना, आप बता देना अपने दोस्तों को। मान लो कि कॉल करोगे फिर दिक्कत होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे वेटिंग में लगे हुए हैं, तो टीम भी दिक्कत होगा, बात नहीं होगा हो पाएगा, बिजी बताएगा। अगर एक बच्चा जान गया कि किस तरीके से कोर्स में ज्वाइन होना है, या वीडियो भी हम डाल दिए हैं कि कैसे कोर्स में ज्वाइन होना है, देख लो उस वीडियो को, ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, समय काफी कम है, ठीक ना। चलो अगला कह रहा है हम सभी का बाबू क्वेश्चन का ये गद्यांश का रल बा, हमने के जी लिखल बटे, हमने के गद्यांश जब बनाओ बटे तय करा के पढ़े के नहीं खे। बिल्कुल क्या कर रहा है, हमको इसको गद्यांश नहीं पढ़ना है, हमको करना यूं है पहले इसकी क्वेश्चन पढ़ना है कि इसकी क्वेश्चन क्या पूछा है। आओ देखते तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमने क्या कह रहा बटे कि उपयुक्त गद्यांश के एगो समुचित शीर्षक दीजिए। फिर सर फंस गया आप कह रहा है, फिर सर फंस गया आप कह रहा है कि इसका गद्यांश का समुचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक का मतलब होला कि पूरा गद्यांश के एगो का नाम होई, यानी कि शीर्षक एगो नाम का दिहल जा सकत हटे। तो सर जब तक गद्यांश पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर निकलेगा नहीं। हम कहेंगे ना
ऐसा नहीं हो सकता है। आप मात्र एक लाइन पढ़िए और उसी से आपका गद्यांश का आपका ये शीर्षक निकल के चलाएगा। देखो ध्यान से कैसे, इसीलिए बोले देखो ये मन लगा करके दिल लगा करके तब वीडियो को देखना। ऐसा नहीं कि अगर आए हो कहीं से हार थाक करके और ऐसा ही है वीडियो प्ले कर लिए, नहीं, अभी देख रहे हो अगर इधर उधर हो तो शांत जगह जाकर बैठ जाओ गारंटी से कहते हैं, क्योंकि एक वीडियो अगर आपके लिए 20 नंबर ला सकता है, समझो अपने आप में अद्भुत होगा। शेयर सबके साथ करो, उसको कॉल करके बोलो कि जल्दी वीडियो देख लो, नहीं तो भूल जाओगे या गड़बड़ हो जाएगा, कहीं वीडियो आपसे मिलेगा नहीं, फिर बाद में फिर पछताओगे। तो जल्दी से देखो पढ़ो। कह रहा है कि उचित शीर्षक देना है आपको, शीर्षक का नाम। तो कह रहा है पहला लाइन कि सामाजिक समानता का अभिप्राय है। अब देखो सामाजिक समानता, हाँ एक एक शब्द में एक एक लाइन में हमने के आंसर कर निकल गई। एक मतलब हो गया कि पूरा जोन बाटे हमने के गद्यांश उस सामाजिक समानता के बारे में दिखल गई बाटे, और बस इसका उचित शीर्षक हो जाएगा सामाजिक समानता। देखो ध्यान से, इसका आंसर भी यहां पे है, नोट डाउन करोगे तो ध्यान दोगे। इसका हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दीजिए, तो इसका जवाब होगा, शीर्षक हो जाएगा उचित शीर्षक सामाजिक समानता। बस हो गया आंसर। हाँ सर, गजब, अद्भुत तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगले कह रहे हैं कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। देखो अब अभिप्राय पूछ रहा है, तो सामाजिक समानता तो बार बार लिखा गया होगा गद्यांश में, लेकिन अभिप्राय अब गद्यांश में ढूंढना है कि बाबू हमने क्या अभिप्राय कहां लिखल गई बटे। ठीक बा, चले गए। और सब्सक्राइब जरूर कर ला, बाद में पछताइब। और यही तरीके के अनोखे अनोखी वीडियो जब मिली और जबरदस्त वीडियो मिली, जब तहारा ना मिल पाई तो फिर पछताइब एग्जाम में। ओहो, मंटू सर का क्लास नहीं देख पाए, डीएलएस वाले सर का क्लास देख नहीं पाए, यार दिक्कत हो गया। तो ये पछताए के नहीं किया। ठीक बा, चलो जब शीर्षक दे देब तो दूसरा जौन भी क्वेश्चन पूछी वो पहले ही लाइन में आंसर हो कर। तो सामाजिक समानता के अभिप्राय है, देखो अभिप्राय पूछा है, अभिप्राय हमने बोला कि ढूंढ लेना शब्द का है क्या, यहाँ है अभिप्राय है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, सबको समान समझा जाए और सबको समान सुविधा दी जाए। बस हो गया, लिख दो, 2 नंबर आ गया एग्जाम में। कुछ नहीं करना, छाप देना है केवल, माने एकदम आंसर शीट लगे बैठे, है ना, आंसर भी लगे बैठे, क्वेश्चन भी लगे बैठे, क्वेश्चन पेपर भी लगे बैठे। सोचा कहता कौन हिले नहीं किया। क्वेश्चन क्या था, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है, बस आप लिख दीजिए वही जो बात था। सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न बरतना तथा सभी को समान सुविधाएं एवं आर्थिक अधिकार प्रदान करना सामाजिक समानता कहलाती है। बस हो गया। अरे गजब सर, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न पढ़ो। अगला नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है जी, प्रश्न कहाँ है, तो हमारे देश में सामाजिक असमता किस रूप में है। तो इसका मन से भी अगर आंसर लिखना चाहो तब भी हो जाएगा, नहीं तो आइए गद्यांश में जो लिखा है वही लिखे आप लोग। ठीक है ना, कार्य की समानता किस रूप में हमारे देश में, सामाजिक असमता किस रूप में है, किस रूप में है, बस ये पूछ रहा है। तो ये तीसरा है क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन का जवाब कहां मिलेगा, या तो तीसरा चौथा लाइन में मिल सकता है। तो देखो यहां से ध्यान से, कह रहा है कि सामाजिक समानता का अभाव है, यानी कि असमता के बारे में ही बात कर रहा है। यानी कि जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति के समाज में अछूत के रूप में रहते हैं, उन्हें समाज में बहिष्कृत समझा जाता है और उन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भी भेदभाव भी बरता जाता है। बस यही बात तो आपको यहाँ पे छोटी सी लाइन में आपको लिख देना है कि जो सामाजिक असमता है वह कई रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हमारे देश में सामाजिक असमता कई रूप में दिखाई देते हैं। जैसे क्या था, ऊपर का क्या था लाइन, कि जाति प्रथा भी सामाजिक असमता का एक कारण है। इस प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्तियों के था ना लाइन, इस प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्तियों को अछूत समझा जाता है, उन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि थोड़ा सा शब्द इधर उधर, एक दो शब्द इधर उधर होगा, नहीं तो केवल उठा के छाप दोगे तो भी सही है। लेकिन कोशिश करना, अगर आपके मन में दिमाग में अगर है थोड़ा सा आप सुधार सकते हैं, मतलब बेहतर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो केवल वही सब छाप दीजिएगा। केवल इतना भी लिखते हैं कि इस प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्तियों के छूत समझा जाता है और उन्हें सामाजिक ये अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। जो बात लिखा गया था बस उतना भी लिखोगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, इसको भी लिखोगे तब भी उतना ही मिलेगा। लेकिन एक होता है ना कि टीचर को भी ऐसा लगे कि नहीं आप तो अपने आप में बखूबी जबरदस्त हैं आप, तो इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे जोड़ा गया है। वो जोड़ा कुछ नहीं गया यार, इसको सजा दिया गया है। बस सजाया गया कि हमारे देश में सामाजिक असमता कई रूप में दिखाई देते हैं। बस क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा बदल दिया गया है, बस हो गया और कुछ नहीं। अब चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर तो हो गया। अगले नंबर चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नागरिक समानता से क्या अभिप्राय है। अब नागरिक समानता, अब क्या करना है आपको, गद्यांश में केवल नागरिक समानता ढूंढना है।
कि गद्यांश में जो है वह नागरिक समानता आखिर कहां लिखल गई बटे। तो नागरिक समानता अगर हमने के पता चल जाए तो हमने के आसानी रूप से एक पता कल जा सकता है। तो गद्यांश में ध्यान से देखो, अरे देखो ना यहाँ पे तो मिल ही गया नागरिक समानता का अर्थ, देखो यहीं पे है। तो नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य में नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो, कानून और न्यायालयों में अमीर गरीब और ऊंच नीच का कोई भेदभाव न किया जाए, दंड से कोई अपराधी बच न सके। उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को राज्य कार्य में समान रूप से भाग लेने और मत देने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने तथा राज्य के ऊंचे पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समता का घोतक होता है। बस हो गया, बस इतना 2 लाइन लिख दो, आपका आंसर निकल के चला आया। तो यहां पे आपको बस इस सारी चीजों को यहां पे 1-2 लाइन में लिख देना है, जो आपने पढ़ा वही लिख देना है कि यहाँ पे राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ होता है कि जाति धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, अमीर गरीब ऊंच नीच सभी को समान अधिकार मिला जाए। वो न्यायालय हो यानी कि कोर्ट में सबको समान अधिकार मिला जाए। वो अमीर हो तब भी उसका उतना ही हक है और गरीब है तो उतना ही हक होना चाहिए। ऊंच नीच इसमें कुछ भी नहीं देखा जाए। ये सारी बात आपने गद्यांश में लिखा हुआ था, कहीं एक्स्ट्रा से कोई बात नहीं लिखी गई है। बस इस प्रकार अपराधी को वह अपराधी जो है दंड से न बच सके और इस प्रकार की समता को ही नागरिक समानता कहते हैं। बस हो गया, समता कहते हैं। बस आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बाबू हमने अगला क्वेश्चन का कर बैठे, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब 5वां नंबर क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से क्यों नहीं हो पाता। ये देखो बड़ा अद्भुत है यार, कह रहा है कि लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास। तो बस यूनिक शब्द आप ढूंढिए इसमें से कि शारीरिक और मानसिक विकास कहां लिखा गया है लड़कियों का, या फिर लड़कियों ही ढूंढो लड़की कहां लिखा गया इसमें। तो देखोगे ध्यान से, तो देखो यहां पे लिखा गया लड़कियों के साथ, देखो यहां पे लिखा गया है। अब देखोगे ध्यान से, अब यहां पे देखोगे तो हमारे समाज में लड़कियों के साथ भी भेदभाव बढ़ता जाता है। माता पिता भी उन्हें सुविधा नहीं देते हैं जो अपने लड़कों को देते हैं। इस प्रकार की अक्षमता से बहुत लड़कियां शारीरिक और मानसिक विकास से जो है वो विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इस प्रकार इससे समाज की उन्नति में बाधा पड़ती है। बस हो गया आपका आंसर, यहीं तक लिख दो। और ये बात सही भी है, आप जानते भी हैं कि जो माता पिता भी होते हैं वो भी जो लड़के को जो अधिकार देते हैं, लड़के को जाने को हर जगह स्वतंत्र जैसे लड़के रहते हैं उस प्रकार हर जगह हर घर में आजकल तो मतलब कि मिल रही है, फिर भी उतना नहीं मिल रही है। जितना सुविधा मिलती है उतना सुविधा लड़कियों को नहीं दी जाती है, जिसके कारण उनके जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है वह अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है और समाज में वो मतलब कि समाज में यह बाधा उत्पन्न होती रहती है। इसके कारण बस यही चीज है, माता पिता प्राय लड़कियों को सुविधा नहीं देते हैं जो लड़कों को देते हैं, इससे लड़कियां का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। बस हो गया। और इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे 4 गो गद्यांश और 4 गो गद्यांश से 20 नंबर आपको पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 2 गो गद्यांश बताओ बटे। हम तो 4 गो गद्यांश बताओनी है और काफी आसानी तरीके से। अब 4 गो और आपको इसको तो प्रैक्टिस कर ही लेना है, 4 गो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए कितना लाजवाब जो है आपको ये बताया गया है। अब आपको मन जरूर कर रहा होगा कि सर ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बात सर बता दें जो हम इससे वंचित हो जाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में फैला दो, सबको बता दो। बोले ना कि 2 बातें अब आपके मन में हो रही होगी, एकदम गुदगुदी सी हो रही होगी कि हम इसको जल्दी जल्दी शेयर कर दें और चैनल पे जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ दें और सब्सक्राइब करवा दें। बिल्कुल करिए। और बस हम आपसे कहिए तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर घर शिक्षा पहुंचाइए। इसके लिए एक बच्चे 5 सब्सक्राइबर करवाइए आप लोग जल्दी जल्दी। अब चलो एक थोड़ी सी बात आपको समझा देते हैं। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं पर के आधार पर लगभग 250 से 300 के बीच में निबंध लिखे के क्वेश्चन आई। तारा एग्जाम है, एक रोक ध्यान से समझ लो। निबंध लिखने के लिए आपको आएगा जिसमें से 4 गो 5 गो निबंध देगा, उसमें से एगो पतारा निबंध लिख दो बटे। एगो का लिख निबंध का मतलब क्या पता समझ में आता? अरे निबंध कर करके बड़ा कर दियो, इसको निबंध करके छोटा करो उसको। जिस शब्द को छोटा कर दोगे वो ऑटोमेटिक आप उसके आंसर लिख दोगे। निबंध का एक मतलब हो गया ओकरा बारे में लिखेगा बा। जैसे ऑप्शन दिले बा प्रदूषण, तो प्रदूषण के बारे में लिखा जाए ना, बिल्कुल आप जानते हैं प्रदूषण के बारे में यार कि प्रदूषण कैसा होता है, कैसे उत्पन्न होता है, मृदा प्रदूषण कैसा होता है, वायु प्रदूषण कैसा होता है, जल प्रदूषण कैसा होता है, उससे क्या क्या हानियां हो सकती है।
हमको प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रदूषण ना फैले उसको कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीजें लिख दो, बस 10 नंबर मिल गया। मतलब कि पांच गो में से हमनी के एमे से कोनो एगो के बना दे बटे, 5 गो में से कोनो एगो पर लिख दे बा। तो का प्रदूषण के बारे में अगर ना समझ में आवत होगी तो छोड़ दिया। अगला बटे कि हमारा देश भारतवर्ष। अरे भारतवर्ष के बारे में कौन नहीं जानता है, कैसे आजादी मिली, भारतवर्ष में क्या क्या है, सर्वविधि संपदा से परिपूर्ण देश भारत को कहा जाता है। मैक्स मुलर का चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उस चैप्टर के बारे में से आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, डरिए मत, डरना नहीं है, लड़ना है। सिक्का उछल चुका है यार, वो हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। डर को मन से बाहर निकालो। अगर है गरीबी, अरे आप गरीब परिवार से जुड़े हो, गरीबी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप कैसे किस परिस्थिति में तुम पढ़ रहे हो, लाइट की सुविधा नहीं हो पाती है काफी बच्चों के पास, पेट में अच्छे प्रकार से वो जो संतुलित भोजन है वो नहीं मिल पाता है। कितने माता पिता क्या क्या कर्म करके आपको पढ़ाते हैं और आप कहोगे कि हम गरीबी के बारे में कुछ लिख नहीं सकते। ये तो आप पे मतलब कि हम क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गरीबी के बारे में ना लिखें। हम लोग गरीब परिवार से जुड़े हैं, गरीब जगह से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आप बखूबी लिख देंगे। अब बात करेंगे संचार क्रांति। ये लग रहा होगा सर आपका लिए बड़ा है, सर हम नहीं लिख सकते हैं। छोड़ दो, नहीं लिखते हो तो क्या दिक्कत है, हटाओ इसको बड़ा है तो उसको हटा दो, छोड़ दो, निगलेक्ट करो इसको। 5 गो में से एक गुण बनाना है तो जो अच्छा लगा बनाओ। भ्रमण का महत्व। अरे यार कहीं घूमने जाते हो तो घूमने में जाते हो मजा के लिए थोड़ी ना घूमे जाता है। अरे भ्रमण का मतलब होता है जब कहीं आप घूमने जाते हो उसका क्या महत्व है। आप जाते हैं तो कोई नई नई चीजें देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको देखने से वहां सीख मिलती है, बस वही चीज लिख दो, हो गया। आपका प्रदूषण पे आपका पूरा भाषण हो जाएगा। ये आपका प्रदूषण भाषण का महत्व, ये भ्रमण का महत्व। भ्रमण आप जब कहीं जाते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा स्थान पे गए जहां आपने नई नई चीजें देखी है ना, तो उसके बारे में आप लिखिए कि हमने गया यहाँ पे ये चीज होता है, इसका महत्व क्या होता है, हमारे जीवन में किस प्रकार से क्या क्या चीज आप पे होता है। अगर नहीं आता समझ में उसको छोड़ो ना, टेंशन क्यों लेते हो। 5 गो में से 1 गो पे बनाना है, अरे बखूबी आप बना सकते हो। अरे दिक्कत हो रहा है जिस टॉपिक में, जिस मतलब कि जो भी चीज में, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, अरे हमसे कहो ना, मन की बातों को मन में दबा के रख लीजिएगा। अरे अफवाहों में फंसे रहिएगा, फिर दिक्कत आपकी होगी ना। हमको क्या पता है, कहा जाता ना देहात में कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक दूध मां पिला ही नहीं सकती है। अरे जब तक हमसे कहोगे नहीं कि सर हमको यहां दिक्कत हो रहा है, और हमको कैसे पता है कि तुमको कहां दिक्कत हो रहा है। हमको तो लग रहा है कि मेरे बच्चे जो है बहुत जबरदस्त तैयारी कर लिए हैं, अब तो एकदम एग्जाम में फोड़ देंगे, लेकिन आप ही जानते हैं कि आपको कहां दिक्कत हो रहा है। तो आप हमसे कहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर करिए, सबको बताइए कि पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी। एक बार मां सरस्वती का जयकारा लगा दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं